नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं बिहार के राजभवन से, जहां इस समय नीतीश कैबिनेट का शपथ इस समय चल रही है। कैबिनेट का आज विस्तार हो रहा है। ये तमाम तस्वीरें आप इस समय अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिहार से सीधी तस्वीरें। बिहार के नीतीश कुमार सरकार का आज कैबिनेट विस्तार हो रहा है। सरकार बनने के करीब 2.5 महीने के बाद कैबिनेट का विस्तार हुआ है। वहीं बीजेपी के बड़े चेहरे मंत्री बने हैं। शाहनवाज हुसैन को कैबिनेट मंत्री का पद मिला है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज कुमार की भी मंत्रिमंडल में एंट्री हुई है। वहीं करीब 20 साल के बाद शाहनवाज हुसैन को मंत्री पद मिलने से उन्होंने खुशी भी जाहिर की। ये सीधी तस्वीरें एएनबी न्यूज इस समय आप तक पहुंचा रहा है बिहार के राजभवन से, जहां इस समय कैबिनेट का विस्तार चल रहा है। तमाम जो मंत्री हैं वो शपथ ले रहे हैं। ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। बिहार कैबिनेट विस्तार लाइव की ये तस्वीरें एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। नीतीश कैबिनेट का ये विस्तार, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आज कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, जिसकी ये तस्वीरें हैं। शाहनवाज हुसैन को भी आज मंत्री पद का जो है शपथ दिलाई गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज कुमार की भी मंत्रिमंडल में एंट्री हुई है। आज की शपथ के बाद कुल मंत्रियों की संख्या 31 पहुंच गई है, क्योंकि एक मंत्री का इस्तीफा भी हुआ था। मंत्री बनने वालों में सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज कुमार बबलू भी शामिल हैं। बता दें कि आज जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला है, उनमें कुल 17 मंत्री शामिल हैं, जिसमें से 9 बीजेपी के खाते से हैं, जबकि 8 जदयू के कोटे से हैं। 16 नवंबर को जब नीतीश सरकार की शपथ हुई थी, तब 15 मंत्री मौजूद थे। तो बिहार के नीतीश कुमार सरकार का आज कैबिनेट विस्तार हो रहा है। सरकार बनने के करीब 2.5 महीने के बाद कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जिसमें बीजेपी के बड़े चेहरे मंत्री बने हैं। शाहनवाज हुसैन को कैबिनेट मंत्री का पद मिला है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज कुमार की भी मंत्रिमंडल में एंट्री हुई है। वहीं करीब 20 साल के बाद शाहनवाज हुसैन को मंत्री पद मिलने से उन्होंने खुशी जताई। शाहनवाज का कहना है कि उनका ये सौभाग्य है, उन्हें उनकी जमीन पर काम करने का मौका मिल रहा है। बता दें कि नीतीश कुमार और शाहनवाज हुसैन दोनों ही अटल सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बता दें कि आज उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला है। उनमें कुल 17 मंत्री शामिल हैं, जिनमें से 9 बीजेपी के खाते से हैं, जबकि 8 जदयू के कोटे से हैं। वहीं 16 नवंबर को जब नीतीश सरकार की शपथ हुई थी, तब 15 मंत्री मौजूद थे। आज की शपथ के बाद कुल मंत्रियों की संख्या 31 पहुंच गई है, क्योंकि एक मंत्री का इस्तीफा भी हुआ था। मंत्री बनने वालों में सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज कुमार बबलू भी शामिल हैं। मैं सर्वकुमार सत्यनिष्ठा से प्रत्याग करता हूँ कि मैं द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सर्वकुमार सत्यनिष्ठा से प्रत्याग करता हूँ जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाए अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। अमरीश शर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। खास बात यह है कि बिहार कैबिनेट का आखिरकार आज विस्तार हो ही गया है, और बड़ी बात यह है कि बीजेपी के ज्यादा चेहरे जो है इस मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। सर, आपकी प्रतिक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी। आज का दिन स्वर्णिम दिन है
और हम लोगों के लिए बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए एक स्वर्णिम काल अध्याय का लिखा जा रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज युवाओं का जो प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जिसमें माननीय नितिन नवीन जी का चेहरा आया है, श्री संजय सरावगी जी का चेहरा आया है, और जितने भी हैं वो सारे, जैसे शाहनवाज हुसैन जी का चेहरा आया है। तो ये लोग हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और युवा जोश और संकल्पित सोच जो भारतीय जनता पार्टी का एक आधार स्तंभ रहा है विगत विधानसभा चुनाव में, उसको देख के अगर जो दिख रहा है कि हमारी आत्मनिर्भरता जो है बिहार की, वो आत्मनिर्भर बिहार के संकल्पित सोच की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। इस समय आरजेडी से अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अरुण कुमार जी, लगातार विपक्ष निशाना साध रहा था कि आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन अब ये विपक्ष के लिए भी राहत भरी खबर होगी कि फाइनली मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। तमाम जो नए मंत्री हैं उनके चेहरे भी अब सबके सामने आ गए हैं। अरुण जी ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार इतने जद्दोजहद के बाद हुई है, वो राहत भरी खबर है जनता के लिए। लेकिन इनका जो अभी तक जो खींचतान है, वो रात रात तक खींचतान चलती रही। देखिए कितने दिन इनकी चलती है। तो अभी भी उम्मीद लग रही है कि आरजेडी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना लेगी। आरजेडी और हम लोग सरकार बनाने के लिए, देखिए सरकार बनाने के लिए जिसको विकल्प मिला ही नहीं वो क्या करेगा। जिसको सरकार बनाने के लिए विकल्प मिला वो तो बैठ कर सेकेंड नंबर की पार्टी बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का नंबर सेकेंड हो गया। सब गठबंधन में तो बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए थी, लेकिन कहाँ हुआ। ये तो इन लोग का, ये जनादेश का ये लोग शुरू से अपमान करते रहते हैं। तो नीतीश कुमार जी का जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, विस्तार हुआ है, शुभकामना है सभी मंत्रियों लोग को कि वे ठीक ढंग से बिहार की जनता की सेवा करें, यही शुभकामना है। बिल्कुल अमरीश जी, अरुण जी साफ तौर पर कह रहे हैं हम बस यही शुभकामना करते हैं कि आप अच्छे से सरकार चलाएं और बिहार का विकास करें। मेरा एक छोटा सा कहना है कि गठबंधन धर्म का आज मुझे ये बताया जा रहा है, गठबंधन धर्म कैसे चलाया जाता है। 2015 का जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन में राष्ट्रीय जनता दल राजद की सरकार बनी थी और उसमें राजद जो थी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन चुनाव के पहले ही इन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी को मुखिया मान लिया था। 2019 में भी वही प्रकरण था और हम ऑलरेडी मुखिया मान लिए थे। वो हम उनकी संख्या कम है, वो अलग विषय है हमारा, लेकिन हमारे यहाँ वो संस्कार होता है कि हम अगर किसी को मुखिया मान लिए तो उनके साथ हम जाएंगे और उनके नेतृत्व में ही सरकार बनी। और विपक्ष का ये जो अंदेशा है कि सरकार नहीं चलेगी, सरकार बीच में खत्म हो जाएगी, ये सब दिवा स्वप्न है। हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। और जहां तक इन्होंने कहा कि आधी रात तक ये मंत्रिमंडल के विस्तार पे चर्चा होने लगा, ये हुआ वो हुआ, इनका दिवा स्वप्न है ये सब चीज। हमारे यहाँ सब चीज होता है। हमारा एक बना हुआ है मंत्रिमंडल गठन करने का और हम लोग बैठ के बात करते हैं और उसमें जो भी निर्णय हुआ वो एक युवा जोश के साथ हम लोग आगे बढ़े और इसके लिए हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे कोर कमेटी जो राष्ट्रीय स्तर के हैं आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में। और बिल्कुल अरुण जी, हम यही उम्मीद करेंगे कि सरकार अच्छे से चले और लगातार जो है बिहार का विकास होता रहे। अरुण जी, बिहार का हम तो यही चाहेंगे कि बिहार में जो रावण राज आ गया है, जंगल राज से भी बहुत ज्यादा आगे की ओर जो चला गया है, उससे नया मंत्रिमंडल निजात पाए। अब जहां तक गृह मंत्रालय की बात है तो गृह मंत्रालय तो नीतीश कुमार जी के ही साथ है। तो और गृह विभाग के जितने अफसर हैं नीतीश कुमार के बात नहीं मानते हैं। हमारी तो शुभकामना थी कि बीजेपी के लोग गृह मंत्री बनते तो हो सकता है कि कुछ
ये भी अच्छी बात है सर कि आरजेडी को भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद हो रही है कि चलिए अगर वो गृह मंत्रालय संभालते तो शायद स्थितियां बदल जाती। अमरीश जी बड़ी बात कह गए हैं यहाँ अरुण जी की गृह मंत्रालय नीतीश जी ने अपने पास रख लिया है, लेकिन ये उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी अपने पास रखती तो स्थितियां बेहतर हो जाती। गृह मंत्रालय अपने पास रखते तो बहुत बड़ी बात होती। अभी तक का इतिहास लगता है अरुण जी को पता नहीं है। हमको एक भी जरा सा हमको बता दिया जाए कि जो मुख्यमंत्री होता है राष्ट्र मतलब यहाँ राज्य में, वो गृह अपने पास रखता है, उसके अलावा किसी के पास नहीं जाता है। तो अननेसेसरी का ये एक विवाद जो है नहीं, उसके बारे में चर्चा ये लोग करते आ रहे। आप विपक्ष हैं, विपक्ष की जो सकारात्मक भूमिका होती है वो निभाएं, उसको निभाना चाहिए। ये गृह हमारे पास है, उनके पास है, ये सब चीज हमारे माननीय नीतीश कुमार जी और यहाँ तारकिशोर प्रसाद जी और रेणु देवी जी मिलके बैठ के वो तय कर लेंगे कि इनको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा। उसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अमरीश जी लगातार ये बात क्यों कही जाती है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार अपने पास रखे हुए हैं लेकिन उनसे संभल नहीं रहा है, और गृह मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो नीतीश कुमार का कहना नहीं मानते हैं? इस तरह की बातें बार बार क्यों उठकर सामने आती हैं? ये सिर्फ चर्चा का है, मीडिया के बीच में ये चीज आता है और कुछ तो चाहिए होगा ना कि जिसपे हम चर्चा करें। और जहां तक 15 साल से अगर वो चला नहीं पाते तो 15 साल से उनको चौथा टर्म उनको नहीं मिलता नीतीश कुमार जी को। तो ये चीज थोड़ा सा सोचना चाहिए कि नीतीश कुमार जी अपने खुद बहुत परिपक्व हैं और उनको राष्ट्रीय राजनीति की और राज्य की राजनीति की बहुत उनको समझ है और वो बहुत अच्छे तरीके से वो संभालते हैं। गृह की जहां तक बात है, वो लॉ एंड ऑर्डर के बेस पे ही वो जंगल राज के बाद जो उनका सरकार गठन हुआ था, तो जंगल राज को खत्म करने के लिए उनको और उसी नो टॉलरेंस पे उनका वर्क होता है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल अरुण कुमार जी वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय सही हाथों में है और इसी तरीके से काम होता रहेगा और ये अधिकारी कर्मचारी बात नहीं मानते, ये सिर्फ फालतू की अफवाहें फैलाई जा रही है मीडिया में बने रहने के लिए। की अफवाहें राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं फैलाई, ये अफवाहें उनके प्रदेश अध्यक्ष। अरुण जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है सर, हमें आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जिसे हटा दिया जाए, ये तो उन्हीं का विधायक और उनका। जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से आपसे जुड़ते हैं सर। आपकी आवाज ब्रेक होकर आ रही है, क्लियर नहीं पहुंच रही है। अमरीश जी आपके पास आना चाहेंगे। अगर हम मंत्रिमंडल के विस्तार को देखें तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि तमाम जातियों और समीकरणों को साधने की यहाँ पूरी तरह से कोशिश की गई है। क्या बिहार में बीजेपी और भी मजबूती से अब उभर कर सामने आएगी? अपनी पैठ मजबूत बनाने के लिए लगातार बीजेपी काम कर रही है बिहार में। हमारी पार्टी जो अभी विगत विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक जीत हुई है और उसके बाद हम लोग सभी सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं और बहुत अच्छे तरह से उन्होंने युवाओं को भी सामंजस्य बैठाया है और जो पोर्टफोलियो मिला है और मिलने वाला है वो बहुत अच्छे तरीके से है और इसमें कहीं से विपक्ष को कुछ भी नहीं मिलेगा जो उस पे वो राजनीति करेंगे या फिर वो कहीं विवाद पे चर्चा होगी। बिल्कुल लगातार ये कोशिश की जा रही है, हालांकि अभी भी विपक्ष की तरफ से पहले तो यही बात कही जा रही थी कि कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है। अब कैबिनेट का विस्तार हो गया है तो तमाम कमियां और खामियां ढूंढने की कोशिश की जाएंगी। अमरीश जी जरूरत यह है कि अब सरकार किस तरह से आप लोग चलाते हैं, क्योंकि बीच बीच में इस तरह की बातें भी शगुफा छोड़ दिए जाते हैं कि जेडीयू और बीजेपी में बन नहीं रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जेडीयू और बीजेपी में बहुत अच्छे तरीके से बन रहा है और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी उनके नेतृत्व में बिहार आत्मनिर्भर बिहार बनेगा। कोरोना को हराने के लिए संकल्पित है। हम लोग आज जिस तरीके से वैक्सीनेशन माननीय मोदी जी द्वारा जो भेजा जा रहा है और उसको जो जिस तरीके से यहाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो वैक्सीनेशन का कार्य कराया जा रहा है, कोरोना वॉरियर्स को सारा चीज हो रहा है। और अभी आप कल देखी होंगी कि पीएमसीएच जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है और उसका कल भूमि पूजन हुआ है। तो ये सब कहीं ना कहीं विपक्ष को नतमस्तक करता है, उनके पास कुछ है नहीं।
जिसकी चर्चा करें। उनको विपक्ष को चर्चा करनी चाहिए कि कल उन्होंने पीएमसीएच का इतना बड़ा ये उद्घाटन हुआ, भूमि पूजन हुआ, इस पे चर्चा करनी चाहिए। विपक्ष को रोजगार पे हमारा जो अभी पूरा चैनल बन रहा है, हम लोगों ने जो किया है उस पे चर्चा करनी चाहिए। हाँ, कमी बेसी हो सकती है और सकारात्मक रूप से आप चर्चा करें उस पे, और उसमें कहीं कुछ सजेशन है वो आप दीजिए, लेकिन मनगढ़ंत बात, द्वेष फैलाने वाला चीज से बचना चाहिए। अरुण कुमार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आवाज मुझे द्वेष राष्ट्रीय जनता दल फैलाने का काम नहीं करती है। ये भाजपा का जन्मसिद्ध अधिकार है कि, और आरएसएस का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो ये सब करे। ये जो बोल रहे हैं ये किनका कहा हुआ है? उनका प्रदेश अध्यक्ष, बिहार का प्रदेश अध्यक्ष जयसवाल जी बोले थे। उनका एक विधान पार्षद पासवान जी है, उन्होंने बोला था। तो बराबर इन्हीं की ओर से मांग उठते रहता है कि गृह मंत्रालय दिया जाए भाजपा को। तो हमको तो आशा थी ना भाई कि जो इनसे नहीं संभल रहा है, ये जंगल राज से भी खत्म राज इनका हो गया। जंगल राज कहते थे उनसे भी पार कर गए। ये अभी बिहार का स्थिति क्या है ये देखिए। मर्डर में दूसरा स्थान, बलात्कार में तीसरा स्थान। तो आप देखते रहिए पूरे जो अपराध का ग्राफ देखिएगा। तो जब से नीतीश कुमार जी अब बने हैं, फिर से मुख्यमंत्री बार बने हैं, तब से और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये ना अधिकारी उनको मानने को तैयार है क्योंकि उनके पास संख्या नहीं है, और या तो भाजपा उनके ऊपर कंस्पिरेसी कर रही है। ये तो यही दोनों ठीक है, अमरीश जी आपके पास आना चाहेंगे। द्वेषपूर्ण भावना का काम हमारा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे यहाँ हमारी जो पार्टी है वो लोकतांत्रिक पार्टी है, और हम लोग अभिव्यक्ति की आजादी में हम लोग विश्वास करते हैं। जहां तक इन्होंने कहा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में, संजय जायसवाल जी ने, उन्होंने ऐसा कहा। आपके यहाँ तो सर जब आप सरकार में थे उस समय माननीय पटना हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने जंगल राज की संज्ञा दी थी। उससे भी बड़ा कुछ होता है जंगल राज, और उस जंगल राज को, जीरो टॉलरेंस को, हम अपने आधारभूत संरचना को उसको पकड़ के, और नीतीश कुमार जी ने जो जंगल राज से जो वापसी की है, तो वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और इनके पास, विपक्ष के पास कुछ है नहीं जो वो चर्चा कर पाए। उनके पास कुछ नया मतलब मनगढ़ंत जो होता है, बस उनको एक बायस्ड होके, और हमें सिर्फ विपक्ष में उनको नकारात्मक राजनीति करनी है, बस उसी की चर्चा करते हैं। अरुण कुमार जी, अब तो उम्मीद की जा सकती है ना सर कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मुद्दों पर आ जाएं। लगातार अभी भी सिर्फ टांग खिंचाई करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मुद्दों पर तो कोई बात करना ही नहीं चाहता। अरुण जी, हम लोग मुद्दे पर ही बात करते हैं। ये हाई कोर्ट की अभी बात कर रहे थे। इन शासनकाल में प्रतिकूल टिप्पणियां हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। ये इन्हें तो नजर नहीं आएगी। ये इन्हें नजर आएगी 15 साल पुराने हाई कोर्ट की टिप्पणी, जो इधर हाई कोर्ट ने टिप्पणियां किया है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां किया है बिहार सरकार के बारे में। जरा उन्हें भी बतलाते तो बड़ा अच्छा होता। पहली चीज ये कह रहे थे रोजगार की बात ही, रोजगार क्या देंगे? इन्होंने तो रोजगार को रोकने की उपाय कर दी कि अगर कोई अभ्यर्थी या किसी कारणवश सरकार के खिलाफ कोई बोलता है, अगर सड़क पर जाकर के प्रदर्शन करता है, तो उस पर एफआईआर जो किया जाएगा, उसके कारण उनको नौकरी नहीं दी जाएगी, उनके कारण उनको ठेकेदारी नहीं दी जाएगी। तो ये इनका चाल चरित्र और चेहरा तीनों दागदार है, और तीनों 3 किस्म का है। तो ये अपना जो आज ये जो कर रहे हैं, जो दिखाते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो दिखाते नहीं है। प्रधानमंत्री जी का भी इनका यही हाल है। संसद में बोलेंगे कुछ, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। तो ये भारतीय जनता पार्टी का लोग चाल चरित्र और चेहरा धीरे धीरे लोग जान रहे हैं, और जिस दिन सभी जनता के नजरों में आ जाएंगे, उस दिन जनता इन्हें उखाड़ करके केंद्र एवं राज्य सरकार के सत्ता से उखाड़ करके फेंकने का काम करेगी। जी, अब कैबिनेट का विस्तार हो गया है तो क्या उम्मीद की जा सकती है? सबसे पहले किन कामों पर सरकार का फोकस रहेगा? गठबंधन की सरकार है तो किन कामों पर सबसे पहले ध्यान जाएगा और उस दिशा में आगे काम किया जाएगा? मुख्य बिंदु क्या कुछ है आपकी सरकार के? 2 बात की चर्चा करूंगा। अभी हमारे मित्र ने कहा चाल चरित्र और चेहरा। चाल चरित्र और चेहरा तो उनकी पार्टी से ज्यादा कहीं है नहीं। उनकी पार्टी सामाजिक न्याय को लेके आगे बढ़ने वाली पार्टी, और वो सिर्फ पारिवारिक न्याय तक सीमित रह गई। उनका चाल चरित्र और चेहरा क्या है?
उनके अपने बारे में भी तो थोड़ा बताना चाहिए। चाल चरित्र और चेहरा की बात कर रहे हैं। जिस समय ये लालू प्रसाद यादव जी जेल जा रहे थे, उनके कैबिनेट में उनके जो विधानसभा सदस्य हैं वो 57 सदस्य थे जो उनकी जाति से थे, लेकिन उनको 57 में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिनको वो पोस्ट दे सके, वो मुख्यमंत्री बना सके। उनको चेहरा दिखा, सामाजिक न्याय की पार्टी सिर्फ पारिवारिक न्याय में सीमित रह गई। उनको चेहरा दिखा सिर्फ और सिर्फ राबड़ी देवी जी। हमारी पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी हम है। हमारी पार्टी जो है नरेंद्र मोदी की पार्टी है, जो 30 साल तक एकदम आरएसएस और हमारे जो सामाजिक कार्य से जुड़े हुए रहे हैं। और जहां तक आपका प्रश्न है पल्लवी जी, ये आगे का क्या रहेगा, हमारी जो पार्टी है, हमारा जो मंत्रिमंडल का आज गठन हो रहा है, ये युवाओं का गठन हो रहा है। युवा हमारे जनप्रतिनिधि जो विगत चुनाव में जीत के आए हैं उनको बनाया जा रहा है। हमारी पार्टी रोजगार पे बात करेगी, जो हमारा मैनिफेस्टो पे है। हमारी पार्टी कला एवं संस्कृति जो खेल के माध्यम से हमारे उसमें है, स्वास्थ्य पे है, और शिक्षा जो मूलभूत हमारा ये है, शिक्षा पे हमको कुछ हम तो ये चाहते हैं विपक्ष से कि कुछ कमी है। ऐसा नहीं है कि कमी नहीं है, कमी है आप दिखाइए, उस पर सार्थक चर्चा कीजिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति कीजिए। और सिर्फ हम अच्छा भी कर रहे हैं तो उसके बारे में आप गलत चर्चा कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं तो उस पर आप खिंचाई कर रहे हैं। तो अननेसेसरी से विवाद पे जाने से बेहतर है कि सार्थक चर्चा करिए, हमें बताइए, और विपक्ष है, विपक्ष की जो भूमिका है उसका निर्वहन कीजिए। अमरीश जी, देखिए कई सारी चीजें मैनिफेस्टो में आप लोगों के शामिल थी, तो किस तरीके से उस पर आप आगे काम करेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं सर जो विकास से कोसों दूर हैं। लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी भी विकास की गंगा बहती हुई नजर नहीं आ रही। तो उन छोटे से गाँव में किस तरह से आप चीजें लेकर जाएंगे, चाहे वो सड़क हो या पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था हो, हर घर नल जल योजना आप लोगों की है, इन योजनाओं को कैसे आप अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जी बिल्कुल आपका सही कहना है, और हम भी इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि अभी अंतिम व्यक्ति तक हमारा विकास नहीं पहुंचा है। और हमारी ये अभी जो सरकार है ये प्रतिबद्ध है, अंतिम व्यक्ति तक हम उस विकास की धारा को हमको ले जाना है। जहाँ तक जल और नल योजना है उसका भी हमको अगर ये करना है। और मैनिफेस्टो में हमारा 19 लाख रोजगार का चीज था, उसका भी हम लोगों ने तैयार कर लिया है, ब्लू प्रिंट तैयार है, उस पर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कैसे हमको करना है। और जहां तक हम तो ये चर्चा करते हैं, हमारे ये वैशाली से जो हमारे सांसद महोदय थे, भूतपूर्व सांसद जिनका निधन हो गया आरजेडी से, जिस समय वो रघुवंश बाबू उस सब जब वो सरकार में थे, और उनकी किस तरीके से मतलब उन्होंने अच्छा काम किया था, जो सड़क वगैरह गांव तक था, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं, भले किसी पार्टी से हो, लेकिन उन्होंने काम अच्छा किया। आज देखिए, आज जो पूरा सड़क जो बनी हुई है, आप उधर निर्मली से चले जाइए और गोरखपुर तक, वो किसकी देन है? वो अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। आज आप चले जाइए मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी से चले आइए पटना, तो 2.5 घंटा लगता है आने में, सीतामढ़ी से आपको पटना आने में। ये सब किसकी देन है? ये अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। तो हम सार्थक चर्चा करें, ना कि हम सिर्फ विषय से विषयांगत नहीं होनी चाहिए। और हमारे पास हमको जनता ने जिम्मेवारी दी है और हम उसको बखूबी निभाएंगे और कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा और सही समय पे हम काम कर सकें। बिल्कुल, अरुण कुमार जी आपके पास आना चाहेंगे। सर, जब चुनावों का वक्त था उस समय कई योजनाओं की जो है शुरुआत खुद प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी, यहाँ तक कि उद्योग लगाने की बातें भी बिहार में की गई थी। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या लोगों तक लाभ पहुंच पा रहा है? हालांकि आप विपक्ष में हैं तो मैं उम्मीद कम ही करूंगी कि आप तारीफों के पुल बांधे, लेकिन मैं हकीकत आपसे जानना चाहती हूँ। अरुण जी, मैं अपने मित्र से जानना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि प्रत्येक सांसद एक गांव को गोद लेगा और उस गांव का विकास करेगा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि उनका ये जो प्रधानमंत्री ने जो योजना दिया था, कितने गांवों को उन्होंने सिंगापुर बनाने का काम किया? ये बोल देना लगाएंगे। इन्होंने तो कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि हम दोबारा यहाँ चुनाव प्रचार तब करेंगे जब हम वहाँ के गन्ना मिल का चीनी के चाय में पीऊंगा। कहाँ चला गया उनकी बात?
ये चुनाव में वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी को घोषणाओं से कोई मतलब नहीं है। ये घोषणा करती है कुछ और काम करती है कुछ। कहीं भी देख लीजिए, चाहे 15 लाख लोगों को 15 लाख रुपया देने की बात हो, एक साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात हो, या यहाँ 19 लाख को रोजगार देने की बात हो, तो ये सब खड़ी है, इनका ढकोसला है। पब्लिक को कैसे बुड़बक बनाया जाए, पब्लिक को आई बात कैसे किया जाए, ये ही काम भारतीय जनता पार्टी का है। ये लगातार ये दूसरा टर्म है नरेंद्र मोदी जी का। ये कह रहे हैं आंदोलनकारियों को भी ये नहीं बकस रहे हैं। ये आंदोलनकारियों को कल जो संसद में इन्होंने कहा, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा देश आंदोलन का ये आंदोलनकारी के बदौलत ही हम आज स्वतंत्र देश में निवास कर रहे हैं और स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं। ये उनका भोग कर रहे हैं, तो ये भोग भी कर रहे हैं और ये रोग भी बता रहे हैं। इसको आंदोलनकारी को रोग बता रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए जो भी बोलिए उसको करिए, अच्छी बात है। आप सरकार में है, आप मंत्रिमंडल का विस्तार किए हैं। हमारी शुभकामना है कि सभी मंत्री आपका ठीक ढंग से काम करें, जनता के काम करें, जनता के हितों पर खरे उतरे, यही हमारी शुभकामना है। लेकिन आप काम नहीं करिएगा, लोगों को खाली कहिएगा कि हाँ कोई फेसबुक पर लिख देगा सरकार के खिलाफ तो हम उसको जेल भेजने का काम करेंगे। कोई अगर सरकार के खिलाफ सड़क पर निकलकर सड़क जाम करता है तो आप कहिएगा कि हम उसको नौकरी नहीं देंगे। ये क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी कहाँ ले जाना चाह रही है हमारे देश को, ये बताने का काम करें वो। ठीक है, अमरीश शर्मा जी, आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी इस मसले पर। देखिए, हमारे भाई मित्र जो हैं अरुण जी, इन्होंने कहा 15 लाख और पता नहीं क्या क्या चर्चा कर गए। ये हतोत्साहित बयान है ये सब चीज। और 2015-14 की बात है, 14 के इलेक्शन में इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि 15 लाख रुपया हम आपको देंगे। उनका वक्तव्य आप यूट्यूब पे देख सकती हैं कि उन्होंने कहा कि स्विस बैंक में इतने पैसे जमा हैं कि अगर वो वापस आए तो 15-15 लाख रुपया मिल सकता है। उन्होंने ऐसा कहा। इससे ये नहीं कि हम आपको जीत जाएंगे तो हम आपको 15 लाख रुपया देंगे। पहला चीज इन्होंने कहा आंदोलनकारी की बात कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान में जो किसानों का देश है, किसान सिर्फ पंजाब में है, बिहार में किसान नहीं है, उत्तर प्रदेश में किसान नहीं है, महाराष्ट्र में किसान नहीं है, लेकिन ये चर्चा करते सिर्फ बिचौलियों की बात ये करते हैं। वहां पे जो है वो सिर्फ बिचौलियों की का आंदोलन चल रहा है। और उसके लिए हमारे कृषि मंत्री जी, हेलो ये बोलिए अमरीश जी। हाँ, उसके लिए हमारे कृषि मंत्री हमारे लगातार संपर्क में है। किसान जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके जो भी लीडर हैं, नेता, उनसे बात संपर्क कर रहे हैं। और हमारी सरकार पूर्ण रूपेण 5 साल चलेगी। हमारे युवा नेता जो बन रहे हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, वो सकारात्मक रूप से पूरे बिहार की मेरा स्टेटमेंट समझिएगा, पूरे बिहार का वो सेवा करेंगे। और जो अपेक्षा है हमारी जनता का, हमको जो मौका मिला है उस पर खड़ा उतरेंगे। ठीक है सर, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सरकार पूरे 5 साल अच्छी तरीके से चले और बिहार को विकास की राह पर आप आगे जरूर लेकर जाएं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में जिस तरह की आपदा आई है उसके बाद से अब लगातार बस जिंदगियों को बचाने का काम वहां पर चल रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है कि जो मलबा है उसे हटा लिया जाए और लोगों को वहां पर जो फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाल लिया जाए। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद अब पूरा फोकस राहत बचाव के काम पर है। सबसे बड़ी मुश्किल तपोवन की टनल में आ रही है, जहां करीब 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। सुरंग कीचड़ से भरी हुई है, ऐसे में अंदर जाने में काफी मुश्किलें हैं, लेकिन रेस्क्यू करने वाली टीम अभी भी मिशन में जुटी है। उत्तराखंड की घटना में अभी तक 29 शव बरामद किए गए हैं, जबकि 171 की तलाश अब भी जारी है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि दूसरी टनल को खोलने में अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। ऐसे में अब हम एक दूसरे रास्ते से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कुल 29 शव बरामद हुए हैं, बाकी लोगों को ढूंढने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का फोन आज भी आया था। उन्होंने हालात के बारे में पूछकर पूरी जानकारी ली है। अभी उन्हें उत्तराखंड आने की जानकारी नहीं है। सीएम ने बताया कि डीआरडीओ और कुछ वैज्ञानिक ऋषिगंगा ग्लेशियर का सर्वे कर रहे हैं। ये पता किया जा रहा है कि ये तबाही आखिर क्यों आई। प्रधानमंत्री आ रहे हैं कि देखिए, अभी हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है और प्रधानमंत्री जी का अभी 1 घंटा पहले फ़ोन आया था, सुबह भी फ़ोन आया था। तो प्रधानमंत्री जी लगातार यहाँ की अपडेट ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि ठीक है कि आप वहाँ पर हैं, बहुत अच्छा आपने किया है। तो प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमको लगातार मिल रहा है और जो भी सहयोग हमको चाहिए उसके लिए वो हर समय उन्होंने कहा कि यहाँ कोई भी बात हो तो आप हमको बताइए। सर, हमने देखा एक चॉपर भी एक घूम रहा है पर जो सर्वे कर रहा है जिसमें इक्विपमेंट्स लगे थे। हाँ, एक जो हमारे कुछ वैज्ञानिक वहाँ पर जो इलाका जहाँ पर अभी ये आपदा आई है और जो ट्रिगर पॉइंट है, उस ट्रिगर पॉइंट पर की साइट में वहाँ पर हाई रेजोल्यूशन कैमरों के साथ वो गए हैं कि आखिर कारण क्या था इसका। तो मैं समझता हूँ कि वैज्ञानिक सही कारणों तक हमारे पहुँच सकेंगे। उससे हमको भविष्य में क्या एहतियात बरतना चाहिए वो जानकारी उनके द्वारा हमको दी जाएगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत को आपने सुना, तो आपको ये जानकारी हम दे रहे हैं कि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद अब पूरा फोकस सिर्फ राहत बचाव के कार्य पर लगा हुआ है। आपको बता दें, सबसे ज्यादा मुश्किल तपोवन की टनल में आ रही है, जहां अभी भी करीब 35 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। कोशिश की जा रही है कि लगातार ये टनल जो है साफ की जा सके, क्योंकि सुरंग इस समय कीचड़ से भरी हुई है। ऐसे में अंदर जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के चमोली में आए सैलाब में कई जिंदगियां अभी भी फंसी हैं, जिन्हें बचाने की जंग जारी है। अब तक 29 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जहां कई पर्यावरण वैज्ञानिक इस प्राकृतिक आपदा के पीछे पहाड़ों और नदियों के लगातार दोहन को वजह मान रहे हैं। वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने इसे खारिज करते हुए कहा कि बैराज और बांधों की वजह से डाउन स्ट्रीम में स्थित कई गाँव बच गए, वरना सैलाब की तीव्रता बहुत ज्यादा थी और काफी नुकसान हो सकता था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी जानकारी दी है कि अभी टनल में जो है घुसने में कोई सफलता नहीं मिल पाई है, दूसरी टनल को खोलने में कोई सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। ऐसे में दूसरे रास्ते से घुसने की कोशिश की जा रही है। अब तक जो 29 शव बरामद हुए हैं और बाकी लोगों की तलाश भी लगातार जारी है। खोज अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी उनके आने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है। उत्तराखंड त्रासदी में लापता हुए लगभग 171 लोगों में से मंगलवार को रैणी गांव में मलबे से दबे और शव बरामद किए गए। बचाव दल ने टोंकार में एक बिजली परियोजना स्थल पर सुरंग में फंसे लगभग 30 श्रमिकों को बचाने के लिए कई टन कीचड़ हटाया है। कोशिश की जा रही है कि लोगों को वहां से निकाला जा सके जो अभी भी फंसे हुए हैं। कई जिंदगियों को बचाने का काम लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, लोगों को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि हमारे पास 192 लापता लोगों के नाम की लिस्ट आई है, लेकिन हमें 197 बताया गया है। उनमें से 30 शव मिल चुके हैं। बचे हुए लोगों के लिए सर्च अभियान जारी है।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में उत्तराखंड त्रासदी पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 7 फरवरी 2021 के उपग्रह डाटा के अनुसार ऋषिगंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में समुद्र तल से 5600 मीटर ऊपर ग्लेशियर के मुहाने पर हिमस्खलन हुआ, जो लगभग 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जितना बड़ा था, जिससे ऋषिगंगा नदी के निचले क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई। उत्तराखंड में आई तबाही के बाद उत्तर प्रदेश के भी करीब 70 लोगों के लापता होने की खबर है। लापता लोगों में सबसे ज्यादा संख्या लखीमपुर जिले के लोगों की है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार लगातार स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं और वो मीडिया से भी तमाम जानकारी साझा कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि अब तक कुल 29 शव बरामद हो चुके हैं। वहीं हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उत्तराखंड त्रासदी में मुख्यमंत्री राहत कोष से 11 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्यसभा में उत्तराखंड में जो हादसा हुआ है उसको लेकर अपना संबोधन दिया है। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सभापति महोदय, एक बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना का ब्यौरा मेरे स्टेटमेंट के द्वारा सदन के समक्ष रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। दिनांक 7/2/21 को सुबह लगभग 10 बजे उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा की एक सहायक नदी ऋषिगंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में एक हिमस्खलन की घटना घटी, जिसके कारण ऋषिगंगा नदी के अभी भी रहेंगे आजाद जी, ऋषिगंगा नदी के जलस्तर में अचानक काफी वृद्धि हो गई। ऋषिगंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण आई बाढ़ से 13.2 मेगावाट की कार्यरत छोटी जल विद्युत परियोजना पूरी बह गई। इस अचानक आई बाढ़ ने निचले क्षेत्र में तपोवन में धौलीगंगा नदी पर स्थित एनटीपीसी की निर्माणाधीन 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को भी नुकसान पहुंचाया है। उत्तराखंड सरकार ने यह बताया कि बाढ़ से निचले क्षेत्र में अब कोई खतरा नहीं है और साथ ही साथ जल स्तर में भी कमी आ रही है। केंद्र और राज्य की सभी संबंधित एजेंसियां स्थिति पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। 7 फरवरी 2021 के उपग्रह डेटा के अनुसार ऋषिगंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 5600 मीटर ऊपर स्थित ग्लेशियर के मुहाने पर हिमस्खलन हुआ, जो कि लगभग 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जितना बड़ा था, जिसके कारण ऋषिगंगा नदी के निचले क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई। उत्तराखंड सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अभी तक 20 लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये आंकड़ा महोदय मैं थोड़ी स्पष्टता करना चाहूँ तो कल शाम 5 बजे तक का है, वो बदलता रहता है, और 6 लोग घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 197 व्यक्ति लापता है, जिसमें एनटीपीसी के निर्माणाधीन परियोजना के 139 व्यक्ति, ऋषिगंगा कार्यरत परियोजना के 46 व्यक्ति और 12 ग्रामीण शामिल हैं। राज्य सरकार ने यह सूचना विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इकट्ठा की है, जिसमें परिवर्तन संभव है। एनटीपीसी परियोजना के 12 व्यक्तियों को एक टनल के अंदर से सुरक्षित बचा लिया गया है। ऋषिगंगा परियोजना के भी 15 व्यक्तियों को घटना के समय ही सुरक्षित बचा लिया गया है। एनटीपीसी परियोजना की एक दूसरी टनल में लगभग अंदाजन 25 से 35 लोग फंसे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस टनल में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने हेतु बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही साथ लापता व्यक्तियों को ढूंढने का कार्य भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राज्य सरकार ने जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपये की सहायता की घोषणा की है। घटनास्थल के नजदीक 13 छोटे गांव से एक पुल बह जाने के कारण संपर्क बिल्कुल कट गया है। इन गांवों के लिए रसद और जरूरी मेडिकल सामान हेलीकॉप्टर के द्वारा लगातार पहुंचाया
चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। विधायक महेंद्र भट्ट जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, बड़ी परेशानी वहां पर इस समय प्रशासन को आ रही है क्योंकि टनल में अभी भी कीचड़ भरा हुआ है और लोगों की जिंदगियों को बचाने का जो इस समय हम देख रहे हैं कि किस तरह से अभियान चलाया जा रहा है, समस्याएं बहुत हैं, किस तरह से पूरी समस्याओं का हल निकलेगा और अभी दूसरी योजना क्या है प्रशासन के पास, क्योंकि अगर टनल में घुस नहीं पा रहे हैं तो दूसरा रास्ता कौन सा भी ढूंढा गया है? पल्लवी जी, मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि अभी आर्मी के लोग, एनडीआरएफ के लोग सब पूरी तरह से 120 मीटर तक पहुंच चुके हैं। अभी 60 मीटर, क्योंकि मलबा बहुत है, जितना सफाई हो रही है उतना मलबा दोबारा से उस स्थान पर आ जा रहा है। लेकिन गति के साथ मुझे पूरा आज सायंकाल तक हम 3 पॉइंट तक पहुंचेंगे। उसके बाद लगभग राइट साइड में 3.5 किलोमीटर टनल है और उस टनल के अंदर ही इन सब लोगों के लगभग 34 लोगों की सूचना आई है, इनके वहाँ होने की संभावनाएं हैं। और मुझे उम्मीद है आज सायंकाल तक एक अच्छी सूचना हमारे सामने आएगी, क्योंकि दिक्कत जो है तो पानी का बहाव तो भी कल रात से बढ़ा है, लेकिन पानी को रोक दिया जब कोई पानी डाल जाए। लेकिन मलबा इतना है, जितना मलबा बाहर निकाल रहा है, क्योंकि नीचे दलदल बहुत हो चुका है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है हम 180 मीटर में 120 तक पहुंच गए हैं तो 60 मीटर भी हम नीचे गति पहुंच जाएंगे। उसके बाद राइट साइड में उतना बहाव होने की संभावनाएं वहाँ कम है। तो निश्चित रूप से आज तक कोई रास्ता निकलेगा। जहाँ तक सबकी चिंता है कि कल हमने 12 लोग उसी टनल से जो परसों ही निकाल दिए गए हैं, और अभी क्योंकि जो परिजन हैं वो भी चिंतित हैं। लगभग 89 तो केवल तपोवन की मिसिंग बताई जा रही है, जिनके वो तो लगभग नदी के बहाव में ही बह गए हैं। तो उनके बॉडियां मिल रही हैं यहाँ से लेके और पूरा श्रीनगर तक, पूरी सब जगह रेस्क्यू करने के लिए जो आर्मी के जवान, एसडीआरएफ के लोग हैं, सब लगे हुए हैं। लगभग 28-29 सब विचित्र हालत में प्राप्त हो गए हैं। उनका एक प्रकार से डीएनए और कुछ लोगों की अभी मात्र पहचान 2-3 लोगों की हो पाई है। तो ये सब बड़ी समस्या है। पूरा तंत्र लगा हुआ है। जो गांव संपर्क मार्ग से टूट गए हैं पुल बहने से, वहाँ पर रसद और दवाइयाँ भेजने का काम कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और हम स्वयं लातार उस क्षेत्र में गए थे, वहाँ पर हमने स्वास्थ्य कैंप भी लगाया है। और जो आर्मी की मदद से दूर दराज के पैदल गांव हैं, उन पैदल गांवों की जो वहाँ की परिवार संख्या और संख्या के आधार पर उनको रसद पहुँचाने का काम चल रहा है। लगभग एक गाँव पेंग है, बहुत दूर का गाँव, जहाँ ये घटना हुई उससे जुड़ा हुआ गाँव है। आज 35 सेना के जवान वो वहाँ रसद लेकर गए हैं। ठीक है सर, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। इस समय पर्यावरणविद मनोज महायोगी जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, आप क्या वजह मान रहे हैं ग्लेशियर ढहने की? देखिए, ये बात कही जा रही है कि इतनी सर्दी में ग्लेशियर टूटना ये कोई नेचुरल नहीं है, कोई बड़ी वजह इसकी मानी जा सकती है? देखिए जी, ये पीछे जो है जिस 1973-74 के समय में जिस वक्त गौरा देवी जी ने उसी क्षेत्र पे, क्योंकि आज ये जो आपदा आई है ये उसी क्षेत्र में आई है, उन्हीं के गांव में आई है। तो 1974 के समय में उन्होंने इसी बात को कहा था। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने भी यही बात कही थी कि अगर इस क्षेत्र में वन का कटाव होगा तो यहाँ समस्याएं आएंगी। और आज ये जो अंदर अंदर में जो भूमि का कटाव हो रहा है वो थोड़ी नहीं दिख रहा है। ये तो ऊपर से जो स्कैनिंग की जा रही है, ऊपर से जो मैपिंग की जा रही है, ये ऊपर की चीजें तो दिख रही है, लेकिन अगर अंदर के अंदर में पहाड़ जो अगर दरक रहे हैं, अंदर में अगर कोई स्ट्रेच आ गया है, वो नहीं दिख रहा है। इस घटना का मूल कारण यही है। जिस चीज के लिए गौरा देवी जी को पहले से ही इंट्यूशन हो रही थी और जिस चीज के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी को पहले से ही जो है परसेप्शन आ रहे थे, इंट्यूशन हो रही थी, वो घटना आज घट रही है। वन का कटाव पर्यावरण के लिए कैसा नुकसान है, ये अभी व्यवहारिक रूप से हम नहीं समझ रहे हैं। साइंटिफिक रूप से अब थोड़ा थोड़ा समझने के प्रयास किया है। जब तक सरकारें, जब तक व्यक्ति के समूह और व्यक्ति के समाज इस बात को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में नहीं बैठा लेंगे कि अगर वन नहीं है तो जीवन नहीं है। वन का कटना इस पहाड़ के लिए बहुत बड़ा भयावह स्थिति पैदा कर देगा। और अंदर में जो भूमि का कटाव शुरू हुआ है, ये प्राकृतिक, ऊपर से जो सूर्य की किरणें आती हैं, ऊपर से जो वायु का दबाव होता है, ओजोन की लेयर का जो दबाव है,
नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो दबाव है, ये सारा दबाव को रोकने के लिए ही वन होते हैं। और अगर वन कट जाएंगे तो पृथ्वी पर उसका कोई ना कोई असर आएगा। पृथ्वी अंदर से कहाँ गड़बड़ हो रही है, ये ऊपर से मैपिंग नहीं हो रही है। मैं तो यही कहना चाहूंगा। तो सर, ये जो बात कही जा रही है कि ग्लेशियर का टूटना ये नेचुरल नहीं है और वहां पर जो प्रोजेक्ट इस समय लगाए गए हैं उसे एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरीके के प्रोजेक्ट नहीं लगाने चाहिए, वो भी ऐसे इलाके जहां पर ग्लेशियर इतना नजदीक हो। तो क्या ये एक वजह मानी जा सकती है कि जो प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे थे उन्हें वहां पर शुरू नहीं किया जाना चाहिए था? बिल्कुल जी, इस चीज को अभी आप प्रत्यक्ष ही देख लें, क्योंकि अगर आप गौरा देवी जी का पीछे का जो आंदोलन था, अगर वो आप चिपको आंदोलन उठा के देखेंगे तो वहां पर उस वक्त 1974 के समय में भी यही बात गौरा देवी जी ने कही थी। ठीक है, क्योंकि जो वहां पर जिस जगह पर उन्होंने एनवायरनमेंट के लिए आंदोलन किया था, उसी जगह पर जब प्रोजेक्ट लगने लगा तो उस वक्त सुंदरलाल भोगड़ा जी ने भी यही बात कही थी, जो हमारे बहुत ही अच्छे जो है, जिन्होंने अपना जीवन ही जो है पूरे जो है एनवायरनमेंट के लिए दे दिया। तो उस वक्त भी यही बात कही थी कि अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ लगेंगे तो यहाँ के लोगों को रहना मुश्किल हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट लगेंगे तो ये पहाड़ की जो स्थिति है वो उस प्रोजेक्ट के लायक नहीं है, क्योंकि ये यहाँ बहुत नम्र पहाड़ हैं। वैसे भी वो जोन 5 में वो इलाके आते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट लगे, और खासकर उसी गाँव में ये प्रोजेक्ट NTPC का लग गया, उसी गांव में फिर जो है उसके थोड़े से आगे में फिर वही प्रोजेक्ट लग गया, जबकि वो इलाका ऐसा है, उस इलाके को और पीछे से अगर आप जाके देखें तो 1960 से और 1970 के दशक में भारत सरकार ने चाइना से बचने के लिए अमेरिका जो है वहां पर अपना एक सेंटर लगाना चाहती थी। ठीक है जी, और उसके लिए जो है भारत सरकार ने सहमति दे दी थी। ये अलग बात है कि वो सेंटर नहीं लग पाया और उसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो आज तक वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। ये सब जो घटनाएं हैं, ये अच्छी घटनाएं पीछे से चली आ रही हैं। ये पीछे से सारी घटनाएं चली आ रही हैं। इनको ये नहीं समझ रहे हैं, ये जो आंदोलन चले हैं पीछे से वो क्यों चले हैं, इन्हीं प्रोजेक्ट के खिलाफ चले हैं। उस वक्त जो 1960 के समय में से जो वहां पर पड़ा हुआ है रेडियो एक्टिविटीज पदार्थ पड़ा हुआ है, वो अंदर ही अंदर वो भी पहाड़ों को दरका रहा है। जिस वक्त ये अभी हमारे सुंदरलाल भोगड़ा जी ने जो उठाया था आंदोलन, उस वक्त उन्होंने भी यही शब्द कहे थे कि आप इस पहाड़ की भौगोलिक स्थिति को पहले देखें। ये पहाड़ इन बड़े प्रोजेक्ट के लायक नहीं है, लेकिन ये प्रोजेक्ट लगाए गए और उसके बावजूद 3-3 किलोमीटर की लंबी सुरंगें खोदी गई और अभी भी खोदी जा रही हैं। सर, इसी मसले पर मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास। महेंद्र जी, यहाँ पर राहत की बात यह है कि अब तमाम राज्य जो है मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार मदद के लिए आई है और हरियाणा सरकार ने तो काफी बड़ी मदद की है। किस तरह से इसे आप देख रहे हैं? अलग अलग राज्य अब मदद के लिए आगे आ रहे हैं। केंद्र की तरफ से क्या कुछ मदद जो है इस समय मुहैया कराई जा रही है? महेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मनोज जी, यहाँ पर RK सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहाड़ों पर पावर प्रोजेक्ट जरूरी है, बैराज की वजह से कई गांव बच गए हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? आप मेरे से पूछ रहे हैं? सवाल आपसे ही है। ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने ये बात कही है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर पावर प्रोजेक्ट होना जरूरी है। कई गांव जो है बैराज की वजह से ही बचे हैं। देखिए जी, ये जो बैराज की बात है और ये जो बड़े प्रोजेक्ट की बात है, सवाल इस चीज का नहीं है कि समाज के अंदर में जो है आप अपना जो भौतिक विकास न करें, लेकिन जिस तरीके से प्रोजेक्ट बनाए गए उस तरीके से प्रोजेक्ट की पूरी ड्राइंग सेट नहीं हुई है। ये बहुत जल्दीबाजी में प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। जब तक पहाड़ों का पहले ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, पहले उसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था नहीं की गई है, तत्काल उन्होंने जब उस जगह को काटा और काट के उसको प्रोजेक्ट बना दिया। ठीक है, बैराज आपने बनाना था, बैराज के हिसाब से आपने उतना बड़ा जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट कहाँ बनाया है? आपकी ड्राइंग्स क्या बता रही है? अगर उस ड्राइंग्स को आप देखें, जितने भी पहाड़ के प्रोजेक्ट बने हैं उस ड्राइंग्स में पूरा का पूरा जो है वो बहुत जल्दीबाजी में ड्राइंग्स बनाए गए हैं। पहले उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। अगर जीवन ही नहीं बचेगा हमारे समाज का तो हमें उस प्रोजेक्ट से क्या लेना है? वो पावर हाउस कितनों को जीवन दे रहा है,
ये आज की डेट में कितनों को नौकरी दे रहा है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन सब चीजों का समुचित समायोजन करने के बाद ही उस निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। जिस वक्त ये आंदोलन हुए थे उस वक्त उस बात को समझना चाहिए था। उस प्रोजेक्ट को, जिस प्रोजेक्ट को वहां पर वो लगाने चाहते थे, पहले उसके प्रोजेक्ट से लगाने से पहले वहां सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यवस्था देखनी चाहिए थी कि अगर कल को ये प्रोजेक्ट ये लगाने के बाद अगर यहाँ पर्यावरण का कोई नुकसान होता है, पहाड़ी धंसती है और कुछ ऐसा होता है, तो हमारे पास सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या होगा, हमारे गांव वालों के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या होगा, और ये जो प्रोजेक्ट बनेंगे इसका आगामी दूरगामी प्रभाव क्या होगा, ये सारा कुछ आंकलन किया जाता है बहन जी, सारा कुछ इसका जो है विचार किया जाता है। ये बहुत जल्दीबाजी में प्रोजेक्ट बने हैं और आज भी बहुत जल्दीबाजी में प्रोजेक्ट बन रहे हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं यहाँ भारत सरकार के साइंटिस्टों को निमंत्रण देता हूँ, वो मेरे साथ आए और जब उनको लेके चलूंगा एट स्क्वाड प्रोजेक्ट के पास, तो उनको वो मानना पड़ेगा कि हाँ जी हमारे प्रोजेक्ट में फॉल्ट था। देखिए, लेकिन लगातार ऊर्जा मंत्री ये बात कर रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किए थे वो सारे प्रोजेक्ट पर्यावरण अध्ययन के बाद बनाए गए हैं, और उन्होंने साफ कर दिया है कि ये प्रोजेक्ट हम बंद नहीं करेंगे, जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो एक बार फिर से इन प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। अब जब लगातार केंद्रीय मंत्री के द्वारा ये बात कही जा रही है सर, तो ये तो खतरे की घंटी है, अभी भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि स्थितियां क्या बन रही है। हाँ देखिए जी, एक छोटी सी आपको बात बता दें कि जब समाज के अंदर में दो पक्ष खड़े होते हैं और दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों में अड़ जाते हैं, तो उससे तो समाज का समाधान नहीं होगा। समाधान तो तभी होगा जब प्रोजेक्ट बनाने वाले साइंटिस्ट पर्यावरणविद के लोगों के साथ बैठे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट ना बनाए, लेकिन उसके पीछे आप इस बात को समझिए, फॉरेन कंट्रीज में क्या हुआ, चाइना में क्या हुआ, रशिया में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, वहां भी प्रोजेक्ट बने हैं, लेकिन जितने उन्होंने पेड़ काटे हैं उतने ही उन्होंने पेड़ लगाए हैं। इस बात को भी आप मानिए। जिस जगह पर प्रोजेक्ट देनी होगी कि हम जिन चीजों का दोहन कर रहे हैं उनको वापस लगाना भी पड़ेगा। सर, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। महेंद्र जी एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र भट्ट जी, मेरा आपसे ये सवाल था कि सर, मदद के लिए तमाम राज्य आगे आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदद का आश्वासन दिया है, इसके अलावा हरियाणा सरकार ने 11 करोड़ रुपए की राशि दान दी है मदद के लिए। केंद्र की तरफ से क्या कुछ सहायता इस समय मिल रही है? देखिए, सहायता क्योंकि केंद्र सरकार मोदी जी प्रत्यक्ष रूप से एक एक बिंदु की एक एक चीजों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार 2 दिन से यही है और पूरा प्रशासन लगा हुआ है। अच्छी बात है, प्रदेश से हर प्रकार के सहयोग करने वाले लोग आज उत्तराखंड देवभूमि के साथ खड़े हैं। ये दुखद घटना है, बहुत जो मिसिंग हुई है वो हम सबके लिए चिंता का विषय है। उनके परिवार तक किस प्रकार से हम आर्थिक और जो अन्य रसद की सामग्री पहुंचा सके, आज उसमें हम प्राथमिकता में उस काम में लगे हुए हैं। पूरा प्रशासन उस काम में लगा हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभारी हूँ कि आपने 4 लाख रुपए मृतकों को, और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की बात की है। आज राज्यसभा के अंदर गृह मंत्री जी ने इस संदर्भ में बयान दिया है। निश्चित में पूरे देश की निगाहें इस देश में हैं और इस आपदा से हम बहुत जल्दी उभरेंगे। शुक्रिया महेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। मनोज जी, आपके पास ही आना चाहेंगे। सर, हम खतरे की घंटी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, मेरा सीधा सा सवाल था आपसे। ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीछे 2 दिन दौरा किया और अभी जो है हमारे ऊर्जा मंत्री जी आपके सामने जो है बयान भी दे रहे हैं। मैं दोनों महोदय जी से, मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और ऊर्जा मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि हम आपकी योजनाओं को, आपकी सरकार की जो है विकासशील योजनाओं को, दोनों को ध्यान में रखते हुए और समाज की इस वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण की इस हालत को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे एक आग्रह है कि आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट पहाड़ के नंदा देवी के क्षेत्र में जो लगाने का संकल्प लिया या जो भी कुछ आप कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं, आपने पहले 1960 और 1970 के दशक में जब चीन के मिसाइल प्रोग्राम की जानकारी लेने के लिए अमेरिका ने भारत सरकार के साथ मिलकर एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली टेलीमेट्री रिले लिसनिंग डिवाइस लगाने की कोशिश की थी,
और वो डिवाइस के पार्ट्स वहां छूटे हुए हैं, जिसके लिए रेड अलर्ट जारी है ऑल वर्ल्ड में। उस बात को उन्होंने ध्यान पर क्यों नहीं रखा और आज भी वो उस बात को ध्यान में क्यों नहीं रख रहे हैं? दैट इज ए रेडियो एक्टिविटीज अपार्टस, और वो भी उसी बर्फ के अंदर में दबा हुआ है जो अभी तक खोजा नहीं जा सका। क्या वो अपने आप में एक एटम बम नहीं है? अगर वो रेडियो एक्टिविटीज जो वहां पर पदार्थ पड़ा हुआ है और वो पदार्थ वहां पड़ा हो कि किस तरीके की वो एक्टिविटीज अंदर में कर रहा है, अंदर में ग्लेशियर्स के अंदर में क्या कंडीशन चल रही है, इसकी स्टडी ना तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास है, ना इसकी स्टडी ऊर्जा मंत्री जी के पास है। अब आ गई जी बात साइंटिस्टों की, तो साइंटिस्टों ने जो मैपिंग करके बताई है, साइंटिस्ट आज की डेट में जो बता रहे हैं उसको आप कहाँ ध्यान रख रहे हैं? आप तो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने जी उस काल में जो है प्रोजेक्ट की जो है सर्वे रिपोर्ट कराई थी, उसके आधार पर हमने प्रोजेक्ट बना दिया है और हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं। लेकिन उस प्रोजेक्ट का परिणाम क्या आ रहा है, उस परिणाम को देख के तो आपको सुधार करना ही पड़ेगा ना। सुधार की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है और ये सरकार से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वास्तविक में स्थिति क्या है उस पर ध्यान दिया जाए, और जो प्रोजेक्ट उन्हें चलाने हैं उससे पहले पर्यावरणविदों को भी बिठाकर उनसे पूरी राय लेनी पड़ेगी कि ये जो वहाँ का वातावरण है इसके अनुकूल है भी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।